हाय गाइस, दिस इज इकमल खान एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं। कुछ दिन पहले मैंने ये वीडियो आपको दिख रहा होगा अपलोड किया हुआ था। इसमें पेपर पैटर्न को समझाया हुआ था कि कैसे एग्जाम में आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जो है इसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया हुआ था कि इसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराओ। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम इसमें सॉल्यूशन देखने वाले हैं, प्लस जो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनको भी कवर करेंगे जो इस बार आने की प्रोबेबिलिटी है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। मैंने पेपर पैटर्न समझाया हुआ था, अगर आपने नहीं देखा है तो देख सकते हैं। यहाँ पर जो है पेपर पैटर्न के बारे में नोट वगैरह लिखे हुए हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन था, कह रहा था कि आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको जो है 5 क्वेश्चन करने वाले होते हैं, जिसमें एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 नंबर मिलने वाला होता है। तो जो है पहला क्वेश्चन इसमें था जो कंपलसरी करना होता है, व्हाट डू यू मीन बाय डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। तो आपको पता होगा कि जो स्टैटिस्टिक्स होता है इसको 2 पार्ट में बांटा गया है आपका। पहला है आपका डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड दूसरा आपका इन्फ्रेक्टरियल स्टैटिस्टिक्स। ये क्या होते हैं? ये दोनों डिस्क्रिप्टिव जो स्टैटिस्टिक्स के पार्ट होते हैं। इसमें जो है आप ग्राफ्स की मदद से जो है चीज़ों को समझते हैं, और इसमें जो है ग्राफ्स के मदद से जो हम टेबल बनाते हैं, ये आपका जो है इन्फ्रेक्टरियल स्टैटिस्टिक्स होता है। तो 2 टाइप से स्टैटिस्टिक्स को बांटा गया है। तो ये वाला स्टैटिस्टिक्स जो क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है, ये पूछा गया था एग्जाम में, एंड ये इस बार आने की प्रोबेबिलिटी है। तो आप जो है देख सकते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का जो है डेफिनेशन किस तरीके से है? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स यूज्ड द डाटा टू प्रोवाइड द डिस्क्रिप्शन ऑफ द पॉपुलेशन थ्रू ग्राफ्स, टेबल्स और न्यूमेरिकल कैलकुलेशन। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में क्या करते हैं हम, जो है डाटा को जो है ग्राफ की मदद से, जो पॉपुलेशन आपका एग्जाम्पल के थ्रू लिया हुआ है, पॉपुलेशन को हम ग्राफ के थ्रू से, टेबल के जो है मदद से, या फिर जो है न्यूमेरिकल कैलकुलेशन की मदद से हम जो है उसको समझाते हैं। ये आपके सामने एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रहेगा। इस ग्राफ पे कुछ डाटा रहेंगे आपके, जिनकी मदद से जो है कोई भी चीज़ अगर डिस्क्राइब होता है उसको आप समझ पाते हैं। तो वो क्या हो जाता है आपका डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। दूसरा डिफिनेशन में लिखा हुआ है कि अबाउट समराइजिंग एंड प्रेजेंटिंग डाटा इन ए मीनिंगफुल वे कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या होता है कि हम ग्राफ की मदद से चीज़ों को समझाते हैं, उसको समराइज करते हैं, उसको प्रेजेंट करते हैं। अगर किसी को समझ में आता है एंड वो मीनिंगफुल होता है, देन इट इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। अब ये आपके पेपर में नहीं था। इन्फ्रेक्टरियल स्टैटिस्टिक्स ये क्या होता है, ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है इस बार, कि पिछली बार जो है ये दिया हुआ था। तो ये भी स्टैटिस्टिक्स का एक टाइप होता है। 2 टाइप के स्टैटिस्टिक्स होते हैं। इसमें क्या होता है, इन्फ्रेक्टरियल स्टैटिस्टिक्स मेक प्रेडिक्शन एंड इन्फ्रेंसेस बेस्ड ऑन द डाटा सैंपल टेकन फ्रॉम द पॉपुलेशन। जो आपका पॉपुलेशन है, इसके जो है आपका ग्राफ बना हुआ है, इसमें से जो है न्यूमेरिकली हम कुछ जो है डाटा को लिख पा रहे हैं, एंड उसको और सिंप्लीफाई करके लिख पा रहे हैं, और उसको सिंपल कर रहे हैं ताकि कोई भी पढ़ पाए उसको। तो वो क्या होता है आपका इन्फ्रेक्टरियल स्टैटिस्टिक्स। इसका एक और डेफिनेशन है, मोर कंसर्न विद मेकिंग इन्फ्रेंसेस एंड प्रेडिक्शंस अबाउट पॉपुलेशन बेस्ड ऑन सैम्पलिंग डाटा। तो वही है आपका, अगर एग्जाम में पूछता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स तो आप लिख देना, इन्फ्रेक्टरियल स्टैटिस्टिक्स पूछता है तब भी आप लिख देना। ये आपका पहला क्वेश्चन था पेपर में से, जो कि जो है यहाँ पर पूछा गया था। अब आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है? बहुत ही ईजी डिफिनेशन है, हर एग्जाम में ये आपको क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि आपका लॉटरी होता है। तो लॉटरी का आप फॉर्म डालते हैं, वहाँ बहुत सारे लोगों ने लॉटरी डाला हुआ है फॉर्म, मतलब समझ लीजिए 10,000 लोगों ने डाला हुआ है। अब उसमें से कुछ गिने चुने लोगों का या फिर कुछ लोगों का जो है लॉटरी लगता है। तो ऐसा ये है, इसमें प्रेडिक्शंस के बेस पर जो है, संभावनाओं के बेस पर जो है सैम्पलिंग किया जाता है। तो इसे कहते हैं आपका सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। मतलब कोई भी उसका प्रोबेबिलिटी के साथ जो है अगर चीज़ें होती हैं तो वो आपका सिंपल रैंडम सैम्पलिंग होता है। इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग दूसरा क्वेश्चन था, आपको 3 नंबर इसके लिए भी आपको मिलने वाले हैं। तो एवरी मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ एन इक्वल चांस टू सिलेक्शन। मतलब सभी मेंबर, जितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया हुआ था, सबके पास इक्वल चांस होते हैं सिलेक्शन होने के। ये आपका क्या कहलाता है? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे आपका क्या हो गया, एक क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, एंड बहुत सारे बच्चों ने जो है, बहुत सारे बच्चों का कुछ कहीं ले जाने वाले हैं, वो टूर पर या फिर कुछ ऐसे जगहों पर जहाँ पर वो कुछ बच्चे जाने के लिए सब लोग रेडी हैं। सब लोगों ने एक फॉर्म डाला, एंड यहाँ पर कुछ जो है सबके फॉर्म को रखा गया, एंड उसको एक साथ मिला दिया गया। उसके बाद जो है किसी एक बच्चे का फॉर्म जो है निकाला गया। अब टोटल 2 बच्चे जाने वाले हैं, तो एक बच्चे का फॉर्म निकाला गया, एंड वो प्रिडिक्शन के बेस पर जो है सिलेक्ट हो गया। अब उसमें से कोई भी निकल सकता था, सबके पास इक्वल चांस थे वहाँ पर। तो इसलिए इसको कहा गया है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। इसमें सभी बच्चों के पास या फिर सभी लोगों के पास इक्वल चांस होता है सिलेक्ट होने का। आई होप आपको सिंपल रैंडम सैम्पलिंग जो है समझ में आया होगा। इसका एक और डेफिनेशन है, सैम्पलिंग फ्रेम शुड इंक्लूड द होल पॉपुलेशन। इसका एक जो है कंडीशन है
इसमें सभी पॉपुलेशन को इंक्लूड करना चाहिए कि सबके पास इक्वल चांस हो। एक क्लास में बच्चे, तो एक ऐसा नहीं होगा कि एक बच्चे का फॉर्म जो है नहीं भरा जाएगा या एक बच्चे का जो है चिट उसमें नहीं डाला जाएगा। सभी बच्चों का जो है इंक्लूड करना जरूरी होता है। ये इसका प्राइम कंडीशन होता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का, कि सभी बच्चे इंक्लूड होना चाहिए, होल पॉपुलेशन। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, लॉटरी मेथड हो गया, ये एक फेमस जो है एग्जाम्पल आपका है। तो आई होप 2 क्वेश्चन मैंने समझाया, यहाँ पर 3 क्वेश्चन थे लेकिन 2 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में थे। तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है एंड आपका डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। तो ये जो है आप नोट बनाते चलना, अगर आप कमेंट करेंगे तो हम जो है इसका PDF भी आपको प्रोवाइड करा देंगे ताकि आप वहाँ से जाकर पढ़ पाएँ। एंड ये आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। तो अगली वीडियो में हम न्यूमेरिकल्स को कवर करने वाले हैं, इस वीडियो में बस थ्योरी को कवर करने वाले हैं। ये बाकी आपका एक एपी था आपका, मैंने ये जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी लगाना समझाया हुआ है। अगर आप न्यूमेरिकल देखना चाहते हैं तो बिजनेस स्टडीज से प्लेलिस्ट में जाएंगे तो क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसमें मीन, मीडियन, मोड, आपका कोरिलेशन से लेकर एंड जो है फ्रैक्शन से लेकर बहुत सारे क्वेश्चन मैंने समझाए हुए हैं। तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है आपका कि 20 जो है 4 थे, इस तरीके से टेबल बनेगा आपका। 20 के 4 थे, उसके बाद 40 के 5 थे एंड 30 के जो है 6 थे। उसके बाद जो बचे हुए थे, मतलब टोटल 100 लोग थे, तो 20 40 आपका कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 30 कितना 90 हो जाएगा। तो 10 के कितने थे, 7 थे। इसका जो है आप गुणा करके निकाल लेंगे। आई होप आपको ये पता होगा। अगर आप कहेंगे तो हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी एक जो वीडियो में कवर करा देंगे, क्योंकि पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि इसमें से बहुत सारे आपकी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी न्यूमेरिकल कवर करते करते, इसलिए हम जो है इसमें बस थ्योरी वाले को ही रखे हैं। एंड ये आपका तीसरा क्वेश्चन था। इसमें से 4th क्वेश्चन है जो कि अगेन ये आपका 3 नंबर का था, जिसमें आपको 100 पेज में लिखना था, मतलब 100 वर्ड में लिखना था एक पेज में। तो स्कैटर डायग्राम क्या होता है इसको समझते हैं। तो स्कैटर डायग्राम क्या होता है, इट इज़ यूज टू एनालिसिस द रिलेशन बिटवीन 2 वेरिएबल्स, कि मतलब 2 वेरिएबल्स के बीच में जो है हम जो है एनालिसिस करते हैं, रिलेशनशिप बताते हैं, वही कहलाता है आपका स्कैटर्ड डायग्राम। इसको जो है एक और नाम से जाना जाता है, एग्जाम में ये भी पूछता है कि स्कैटर्ड प्लॉट क्या होता है, इसको बताओ। तो ये भी वही होता है स्कैटर्ड डायग्रामिंग। तो ये एनालिसिस करने के लिए होता है दो जो है वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप को बताता है कौन, स्कैटर्ड डायग्राम। वेरिएबल्स कौन से आपके x एंड y, ये आपका एक्सिस बनता है ना, x एक्सिस एंड आपका y एक्सिस। तो इसके बीच में जो भी डाटा रहेगा उनके रिलेशन को कौन बताता है, आपका जो है स्कैटर्ड डायग्राम। अब इसमें कुछ जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, कुछ डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को जो है x एक्सिस पे शो किया जाता है, डिपेंडेंट वेरिएबल को y एक्सिस पे शो करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा आपको। यहाँ आपको एक जो है बार डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। इसमें लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ राइस 35, अगर 35 रुपये का था तो जो है क्वांटिटी जो है 100 किलो सोल्ड हुआ। अगर वो 43 रुपये का हो रहा है तो 79 किलो ही सोल्ड हो पा रहा है। तो इससे आप क्या समझ रहे हैं कि हमारा जो कॉस्ट ऑफ राइस है ये क्या हो रहा है, अगर कम हो रहा है तो हमारी क्वांटिटी बढ़ रही है, अगर हमारा यह कॉस्ट ऑफ राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी कम हो जा रही है। एग्जाम्पल आप एक सिंपल भाषा में समझ सकते हैं कि अगर कोई भी चीज़ 35 रुपये का बिक रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो ज़्यादा बिकेगा। जैसे आपको दिख रहा है अगर उसका जो है रेट आप बढ़ा देंगे तो वो कम बिकेगा, ये नेचर है। तो इससे आप क्या समझते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं। यहाँ क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है राइस पर, राइस के प्राइस पर डिपेंड कर रहा है। अगर प्राइस कम हो रहा है तो चीज़ें ज़्यादा बिक रही हैं, अगर प्राइस ज़्यादा हो रहा है तो चीज़ें कम बिक रही हैं। तो ये आपका इंडिपेंडेंट हो गया। ये बढ़ेगा तभी चीज़ें बढ़ेंगी, ये बढ़ेगा तभी चीज़ें घटेंगी, मतलब इस पर डिपेंड कर रहा है। और ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ये डिपेंड कर रहा है किस पर, राइस के प्राइस पर। अगर प्राइस कम है तो ज़्यादा बिकूंगा, ये कह रहा है कि अगर प्राइस कम है तो मैं ज़्यादा बिकूंगा, अगर प्राइस कम ज़्यादा है तो मैं कम बिकूंगा, ऑब्वियस सी बात है। तो जो आपका कॉस्ट ऑफ राइस हो जाएगा ये इंडिपेंडेंट हो जाएगा एंड इंडिपेंडेंट एक्सिस हो जाएगा, एंड आपका ये जो है क्वांटिटी क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट एक्सिस हो जाएगा। तो स्कैटर डायग्राम के थ्रू आप ऐसे दिखाते हैं, क्वांटिटी आपका लिखा हुआ है एंड कॉस्ट लिखा हुआ है। तो क्वांटिटी जो आपका कम हो रहा है तो चीज़ें बढ़ रही हैं, आपका डायग्राम दिखाई दे रहा है। 100 किलो बिका था ना, हाँ, तो 37 था आपका तो 95 किलो बिका, एंड 39 रुपया हुआ तो आपका 85 बिका, ऐसे 41 हुआ तो आपका फिर भी 85 बिका, एंड 43 हुआ तो आपके जाकर कितना बिका, 80 बिका, 79 या 80 बिका। तो इस तरीके से जो है ग्राफ को दिखाया जाता है, किसके ग्राफ को, स्कैटर्ड डायग्राम को। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं। जब दो लोगों के बीच में रिलेशन दिखाना होता है तो हम स्कैटर्ड डायग्राम का यूज़ करते हैं। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन कौन था हाँ, व्हाट इज कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, हाउ इट इज कैलकुलेटेड। मतलब कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स क्या होता है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, आइए देखते हैं।
कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स ये क्या होता है? ये जो है किसी भी जो है इंडेक्स नंबर और वेट के बीच में रिलेशनशिप को शो करता है। कौन? कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। इसका फॉर्मूला होता है, आपको याद करके जाना ही पड़ेगा कि सिग्मा आई डब्ल्यू अपान सिग्मा डब्ल्यू इज इक्वल टू जो आपका क्या होता है? कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन याद करना होगा। जैसे आपके सामने एक एग्जाम्पल के थ्रू क्वेश्चन है, एक कंस्ट्रक्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, मतलब आपको निकालना है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स क्या होता है। ये आपके सामने एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि सिग्मा आई डब्ल्यू अपान सिग्मा डब्ल्यू इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, जिसमें आई क्या है आपका? इंडेक्स नंबर है, डब्ल्यू क्या है आपका? वेट है, यहाँ नीचे क्या है? वेट है। इसका मतलब जो सिग्मा होता है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसका मतलब होता है सम करना, किसी भी चीज़ का सम करना इज कॉल्ड सिग्मा, एक नॉर्मल भाषा में। अब देखिए यहाँ आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया है, इसका आपको इंडेक्स नंबर निकालना है, कॉस्ट करना है इंडेक्स नंबर का। तो फूड है, आपका इंडेक्स नंबर कितना है? 352 है। एंड आपका इसी तरीके से बहुत सारे जो है क्लॉथिंग के लिए, रेंट के लिए एंड आपके मिनरल्स के लिए दिखाए गए हैं इंडेक्स नंबर। उसके बाद उनका वेट भी दिखाया गया उनके सामने, तो ये आपके वेट्स हैं। आपको क्या निकालना होता है? सिग्मा डब्ल्यू। सिग्मा डब्ल्यू मतलब सिग्मा वेट, मतलब वेट का सम, तो सभी का आप सम निकाल लेंगे। एंड जो है आपको अब आई डब्ल्यू निकालना है, तो आई और डब्ल्यू को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके सामने आई डब्ल्यू आ जाएगा। एक नॉर्मल सी थ्योरी है। तो इसका जब हम मल्टीप्लाई इससे करते हैं तो इतना आता है, इसका मल्टीप्लाई इससे करते हैं तो इतना आता है। अब आपको क्या निकालना है? सिग्मा आई डब्ल्यू, तो सबका सम कर देंगे आप, ये आपके सामने निकल कर आ गया। अब इसको फॉर्मूले पर रख देंगे। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स क्या होता है? आई डब्ल्यू अपान सिग्मा आई डब्ल्यू अपान सिग्मा डब्ल्यू। आई डब्ल्यू आपने यहाँ पर निकाला एंड जो है सिग्मा डब्ल्यू आपने जो है यहाँ पर निकाला। इसको जो है भाग कर देंगे तो जितना भी आएगा वो आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स हो जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स क्या होता है? ये जो है बताता है इंडेक्स नंबर और वेट के रिलेशनशिप को। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस तरीके से आप एग्जाम में लिखते हैं तो पूरे नंबर आपको दिए जाएंगे। अब यहाँ जाकर आपका पहला क्वेश्चन खत्म हो गया, जिसमें हमने जो है टोटल 5 क्वेश्चन कवर किए। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन था, बाकी 4 क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन के लिए आपको 3-3 नंबर मिलने वाले थे। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन सीधा आपको 15 नंबर देके जाएगा। एंड नोट में हमने पढ़ा था ये क्वेश्चन आपको 800 वर्ड में लिखना है। इसके लिए आपको 15 नंबर मिलेंगे। एंड पेज में अगर बात करें तो 4 से 5 पेज में लिखना होता है। व्हाट डू यू मीन बाय स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन थ्रू इट्स लाइट्स एंड एप्लीकेशन एंड मेरिट्स, मतलब आपको स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताना है, इनके एप्लीकेशन एंड मेरिट्स के बारे में डिस्कस करना है। इससे पहले हम एक क्वेश्चन आपका देख लेते हैं। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन इस साल आने वाला है कि प्राइमरी डाटा क्या होता है या सेकेंडरी डाटा क्या होता है, या फिर दोनों के बीच में डिफरेंस। ये लगातार ये इसमें पूछा जाता है। पिछली बार पता नहीं क्यों पेपर में नहीं डाला हुआ था, तो मैं गेस कर रहा हूँ कि इस बार ये क्वेश्चन आने वाला है। प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा क्या होता है, तो इसको भी कवर कर लेते हुए चलते हैं। डाटा क्या होते हैं? डाटा पहले जान लेते हैं क्या होते हैं। डाटा जो होते हैं ये रॉ फैक्ट एंड फिगर के रूप में होते हैं। कुछ रिसर्च डाटा होते हैं दैट आर कलेक्टेड, ऑब्जर्व, जनरेटेड और क्रिएटेड वैलिडिटी ओरिजिनल रिसर्चेस जो फाइंडर्स होते हैं उनके। मतलब डाटा क्या होते हैं? ये रॉ फैक्ट होते हैं या फिगर होते हैं जो कि जो है न्यूमेरिकल के रूप में लिखे होते हैं। जैसे किसी भी शहर का पॉपुलेशन हो गया आपका, किसी भी शहर में कितने लोग रहते हैं, या वही पॉपुलेशन आपका हो गया, या फिर जो है कितने लोग यहाँ पर जो है शिक्षित हैं, कितने एजुकेटेड हैं, कितने अनएजुकेटेड हैं, कितने लोगों का यहाँ पर जो है, कितने लोगों का उम्र जो है 60 साल से ज़्यादा है, कितने लोगों का उम्र 60 साल से कम है, कितने जो है किशोरावस्था के रूप में। मतलब ये ऐसा जो है ऐसा चीज़ होता है जो कि फिगर्स को शो करता है, ये फैक्ट को शो करता है कि इतने लोग हैं इतने। तो डाटा क्या होता है? बेसिकली न्यूमेरिकल के रूप में एक्सप्रेस करने वाला फैक्ट होता है। तो डाटा जो है 2 टाइप से डिवाइड होता है। पहला आपका प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। हम इनके डिफरेंसेस को देख लेते हैं ताकि आपको एग्जांपल एंड जो है इनके डिफिनेशंस भी क्लियर हो जाए। तो प्राइमरी डाटा क्या होते हैं? प्राइमरी डाटा आर कलेक्टेड, ओरिजिनली कलेक्टेड फर्स्ट टाइम। ये फर्स्ट टाइम कलेक्ट किए आते हैं, उन्हें जो है प्राइमरी डाटा कहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। कोई भी जो है आपका ऐसा डाटा जो पहली बार मेहनत से कलेक्ट किया जा रहा है उसे प्राइमरी डाटा कहते हैं। ऐसे मैंने बार बार एग्जांपल लिया हुआ है सेंसस का। जब आपका पॉपुलेशन होता है तो आपके घर में जो है कुछ निरीक्षण करने वाले लोग आते हैं जो पूछते हैं कि आपके घर में कितने लोग रहते हैं, कितने जो है आपके मेल हैं, कितने फीमेल हैं, कितने लोगों ने पढ़ाई किया हुआ है, कितने लोगों ने पढ़ाई नहीं किया हुआ। तो वो एक फैक्ट बनाते हैं, वो बड़ी मेहनत से बनता है कि घर जाकर बनता है। तो ऐसी डाटा जो पहली बार कलेक्ट किया जा रहा वो आपका प्राइमरी डाटा होता है। उसी एग्जाम्पल को आगे बढ़ाते हैं कि जो है उस डाटा को ले जाकर किसी भी न्यूज़पेपर में, किसी भी पब्लिकेशन में जो है वेबसाइट पर डाल दिया गया है कि इतने जो है इस शहर
शहर का इतनी पॉपुलेशन है, इस शहर में कितने लोग पढ़े लिखे हुए हैं, कितने लोग अशिक्षित हैं, कितने लोग शिक्षित हैं। तो वो जो आपका कोई यूज़ कर रहा है उस डाटा को, तो वो आपका सेकेंडरी डाटा होता है। इसलिए कह रहा है सेकेंडरी डाटा आर नॉट वर्जिनली, दे आर ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस एंड ऑलरेडी यूज बाय द इन्वेस्टिगेटर। दूसरा क्या है डिफरेंस कि प्राइमरी डाटा आर लाइक रॉ मटेरियल, मैंने बताया ये रॉ मटेरियल की तरह होते हैं, कच्चे माल की तरह होते हैं। एंड जो आपका सेकेंडरी डाटा हो ये फिनिश प्रोडक्ट की तरह होते हैं। रॉ मटेरियल कौन से होते हैं? जिनको जो है यूज़ किया जाता है जब हम कोई भी मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ करते हैं। जैसे आपका मेज़ बनना हो तो मेज़ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल क्या है? लकड़ी का होना। तो लकड़ी इज़ लाइक रॉ मटेरियल एंड जो आपका टेबल इज़ लाइक सेकेंडरी डाटा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो सेकेंडरी डाटा आर इन द फॉर्म ऑफ फिनिश प्रोडक्ट, दे आर हैव बीन पास थ्रू मैनी स्टैटिकल मेथड, क्योंकि वो स्टैटिकल मेथड के थ्रू जो है धीरे धीरे कलेक्ट होते जाते हैं एंड उनको करेक्शन किया जाता है। तो वो क्या बन जाते हैं? फिनिश प्रोडक्ट, जिन्हें क्या कहते हैं? सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा आर अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड आर यूज विदाउट करेक्शन। कि प्राइमरी डाटा जो होते हैं ये अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टिगेटर होते हैं, जैसा भी वो लिख देगा इन्वेस्टिगेटर वो वैसा हो जाएगा। एंड इसे जो है बिना करेक्शन के यूज किया जाता है, कि मतलब जैसा भी डाटा है उसको लेकर आए एंड किसी भी टेबल के रूप में लिख दिया। लेकिन सेकेंडरी डाटा क्या होते हैं? वो अदर पर्पज के लिए भी यूज़ किए जाते हैं, उसको करेक्ट किया जाता है बिफोर यूज। कि मतलब अगर आपको जो है आपको कलेक्ट जो सेकेंडरी डाटा है ये कलेक्ट किए जाते हैं अदर पर्पजेस के लिए, कि मतलब किसी भी पर्पज़ के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बहुत सारे पर्पजेस हो जाते हैं। जैसे आपने पॉपुलेशन को मापा जो है कि हम उस शहर के बारे में पता कर पाएँ कि कितने लोग जो रहते हैं, कितने लोग की मेल की पॉपुलेशन, कितने लोग फीमेल पॉपुलेशन है, कितने लोग जो है शिक्षित है, कितने लोग अशिक्षित हैं। उसको कोई और यूज़ कर सकता है अपने जो है बिजनेस के लिए। तो इस तरीके से उसे अलग अलग पर्पजेस के लिए यूज़ किया जा सकता है। फोर्थ आपका है द कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा रिक्वायर लार्ज सम एनर्जी एंड टाइम। मैंने डिस्कस कर लिया हुआ है कि जो प्राइमरी डाटा होते हैं इनको जो है इनको सम करने में बहुत सारा टाइम लगता है, एनर्जी लगता है और बहुत सारा जो है एनर्जी लगता है, टाइम लगता है। एंड ये जो मिलकर बनता है ये प्राइमरी डाटा होता है। एंड जो आपका प्रिकॉशंस होते हैं नेसेसरी इन सेकेंडरी डाटा, सेकेंडरी डाटा में प्रिकॉशंस नेसेसरी होते हैं एंड ये पहले से जो है कलेक्ट करके रखे होते हैं, तो इनमें ज़्यादा टाइम एनर्जी वेस्ट नहीं होता है। ये आपका हो गया प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। ये इस बार क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को भी रख दिया हुआ है। अब आपका क्वेश्चन क्या था सेकंड नंबर का? वो था व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन, यानी कि मेरिट डेमेरिट के बारे में आपको डिस्कस करना था। तो स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन जानने से पहले हम जान लेते हैं स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? ये एक जो है किसी भी डाटा को एक्सप्रेस करने के लिए, किसी भी कोई भी चीज़ अगर है न्यूमेरिकल रूप में एक्सप्रेस किया जा रहा है तो आपका डाटा हो जाता है, स्टैटिस्टिकल डाटा हो जाता है। स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? स्टैटिस्टिक्स मतलब होता है गणना करना। किसी भी चीज़ के बारे में आप गणना करते हैं तो वो क्या होता है? स्टैटिस्टिक्स होता है। आजकल स्टैटिस्टिक्स का जो है स्कोप इतना बड़ा हो गया है कि हर फील्ड में जो है स्टैटिस्टिक्स यूज होता है। आपको जो है अगर जियोग्राफी में देखते हैं तो आप वहाँ देखते हैं ग्राफ के रूप में चीज़ें लिखी हुई हैं और टेबल्स के रूप में चीज़ें लिखी हुई हैं। टेबल्स ग्राफ क्या है? स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत आता है। आप जो है साइंस पढ़ते हैं, साइंस में भी आपको बहुत सारे ऐसे डाटा मिल जाएंगे जो कि बस आप फिगर देखकर बता देंगे कि हाँ इस जो है इससे क्या मीनिंगफुल चीज़ें निकल रही हैं। तो वो क्या है? स्टैटिस्टिक्स आपका है। तो स्टैटिस्टिक्स आजकल हर फील्ड में है, चाहे वो आपका सिविक्स हो, साइकोलॉजी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, हर जगह जो है इसका यूज़ किया जाता है। अब इस स्टैटिस्टिकल जो डाटा है इसका इन्वेस्टिगेशन कैसे करते हैं यही हम जो है इस क्वेश्चन में समझने वाले हैं। तो स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन डाटा टू गेन इंसाइट्स अबाउट रिसर्च क्वेश्चन और ए प्रॉब्लम। सबसे पहले आपके सामने कुछ प्रॉब्लम होंगे एंड कुछ जो है क्वेश्चंस होंगे, कोई भी पुट आउट कर देता है। अब उसको जो है प्रॉब्लम को निकालने के लिए, क्वेश्चन को निकालने के लिए आप क्या करते हैं? रिसर्च करते हैं कि हाँ जो है इसको रिसर्च करने के लिए जितनी भी चीज़ें होंगी, चाहे हम कलेक्ट करना पड़े डाटा जाकर घर घर, या फिर उसको एनालिसिस करना पड़े, इंटरप्रिटेट करना पड़े, ताकि हम जो है उस क्वेश्चन के बारे में पता लगा पाएँ। यही बेसिकली इन्वेस्टिगेशन होता है। इन्वेस्टिगेशन क्या होता है? आपने CID में देख रहा होगा कि हम इन्वेस्टिगेट क्यों करते हैं, क्योंकि हमें जो है किसी भी क्राइम के बारे में, जैसे CID हम है मान लीजिए, तो हमें जो है एक रिपोर्ट मिला कि हमारे घर में ऐसा हो गया है, या फिर चोरी हो गया है, या फिर एक लेते हैं मर्डर हो गया है। तो इस तरीके से क्या करते हैं? आप इन्वेस्टिगेट करते हैं, क्योंकि आपको अब ज़रूरत है कि हम जो है उस क्रिमिनल को पकड़ पाएँ या फिर उस थीव को पकड़ पाएँ जिसने भी जो है चोरी किया हुआ है। तो इससे क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन की जरूरत इसलिए पड़ती है जब आपके सामने क्वेश्चंस आते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, तभी आप जो है इन्वेस्टिगेशन करते हैं। उसके लिए आपको एनालिसिस करना पड़ता है, इंटरप्रिटेट करना पड़ता है, गेन करना पड़ता है उनके बारे में।
तो यही हो गया आपका स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन। अब वो जो डाटा के रूप में होगा, इसलिए आप कलेक्ट एनालिसिस कर रहे हैं, इंटरप्रेट कर रहे हैं। तो द स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डाटा रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन दैट टेल्स अस मोर अबाउट ए सब्जेक्ट, अलाउ अस टू मेक रिकमेंडेशन एंड पॉसिबली मेक प्रेडिक्शंस अबाउट ऑफ फ्यूचर आउटकम। वही है, ये भी कह रहा है कि स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन होता है, ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें रॉ मटेरियल्स को लाकर जो है यूजफुल इन्फॉर्मेशन को हम कलेक्ट कर सकते हैं, रॉ मटेरियल से यूजफुल इन्फॉर्मेशन को हम कलेक्ट कर सकते हैं, एंड जो है इनके सब्जेक्ट के बारे में भी अलाउंस करता है ये, एंड इनके रिकमेंडेशन, पॉसिबिलिटी के बारे में, फ्यूचर आउटकम के बारे में, सभी के बारे में पता लगा सकते हैं। अब किसी भी चीज़ के बारे में आप जो है प्रॉब्लम को रखते हैं, तो उससे अगर एक प्रॉब्लम है तो उससे बहुत सारे सोल्यूशंस आपके निकलते हैं। कि मतलब एक जो है एक कमरे में कितने लोग रह रहे हैं, अगर कमरे का पूरा जो है आप एनालिसिस कर लेते हैं, तो आपको जो है अगर उनके खाने के बारे में आप पूछ रहे हैं, तो आपको बस खाने के बारे में नहीं सीमित होगा, क्योंकि आपने इन्वेस्टिगेशन किया है, उनके रहन सहन के बारे में पता होगा, उनके जो है प्रॉफिट लॉस के बारे में भी आपको पता होगा। तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको पता चल जाता है, किससे? स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन से। बस जिस पर्पज़ से कर रहे हैं उस पर्पज़ के अलावा उस पर्पज़ का भी आपको पता चलता है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चल जाता है आपको। तो स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन आर बेस्ड ऑन द साइंटिफिक मेथड एंड यूज्ड एम्पिरिकल डाटा। ये जो होते हैं एम्पिरिकल डाटा के रूप में यूज किए जाते हैं, मतलब ऐसे डाटा जिनके बहुत सारे पर्पजेस होते हैं, तो इनके लिए यूज करते हैं। अब प्रोसेस ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन क्या होता है? तो प्रोसेस क्या होता है? पोजिंग क्वेश्चन। सबसे पहले आपके सामने कोई क्वेश्चन जो है पोज होना चाहिए, सबसे पहले कोई क्वेश्चन आना चाहिए, फिर जो है उस क्वेश्चन से आप जो है आप देखते हैं हम आगे कौन कौन से स्टेप्स आपके हैं इसको इंटरप्रिटेट करने का। तो फर्स्ट स्टेज जो होता है आपका, ये होता है फाइनल इन्फॉर्मेशन दैट वी नीडेड इन ऑर्डर टू अवेलेबल ए ड्रॉ ए कंक्लूजन। मतलब आपके सामने पहले एक क्वेश्चन आना चाहिए कि हम इस क्वेश्चन के बेस पर इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन करने वाले हैं। फिर आइडेंटिफाई करते हैं उस प्रॉब्लम को कि आपका बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, जो है किस बारे में प्रॉब्लम है। यहाँ लिखा भी गया है दिस इन्वॉल्व्स कमिंग विद द क्वेश्चन दैट इट इफ आंसर्ड वुड लीड टू मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन एंड वुड अलाउ अस टू ड्रॉ ए कंक्लूजन एंड मेक रिकमेंडेशन। अब दूसरा आपका कलेक्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्वेश्चन पोज किया, फिर आप क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं डाटा को, कि हम इस क्वेश्चन के बारे में कौन कौन से डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। तो दिस इज ए प्राइमरी स्टेप ऑफ स्टैटिस्टिकल स्टडी एंड डाटा शुड बी कलेक्टेड विद केयर बाय इन्वेस्टिगेटर। मतलब इन्वेस्टिगेटर के बारे में बड़ा केयर तरीके से उसको जो है कलेक्ट करना चाहिए, जो इन्वेस्टिगेटर रहता है जो कलेक्ट कर रहा है डाटा को। इफ डाटा आर फाल्टली द कंक्लूजन ड्रॉ कैन नेवर बी रिलीएबल। मतलब अगर जो इन्वेस्टिगेटर रहता है, अगर गलत उसने डाटा को कलेक्ट कर लिया, तो कभी भी आप जो है कंक्लूजन पर पहुंच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपने गलत डाटा को कलेक्ट किया हुआ है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट यह है कि आप जो है ऐसे डाटा को कलेक्ट कराएं जो कि सही हो, जो करेक्ट हो। दूसरा आपका इसी में क्या है? द डाटा में बी अवेलेबल फ्रॉम एग्जिस्टिंग पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड सोर्सेज आर एल्स मे बी कलेक्टेड फॉर बाय द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन आपके सामने है, उसमें पहले से भी डाटा पब्लिश हो, या फिर अनपब्लिश डाटा वो हो, या फिर ऐसे से बहुत सारे केसेस बनते हैं जिसमें इन्वेस्टिगेटर को भी कलेक्ट करना पड़ता है वो डाटा, जिसको क्या कहते हैं आप? प्राइमरी डाटा कहते हैं। तो फर्स्ट हैंडेड कलेक्टेड और ऑफ द डाटा इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एंड इंपॉर्टेंट टास्क फेस बाय स्टैटिस्टिशियन। ये तो सही हो गया कि आपका जो डाटा है ये पब्लिश है तो कोई बात नहीं, अनपब्लिश तो उसको भी हम निकाल सकते हैं गवर्नमेंट रिसोर्सेज से। लेकिन अगर डाटा को पहली बार कलेक्ट किया रहा है, तो वो स्टैटिस्टिशियन जो रहेगा, जो सांख्यिकी करने वाला रहेगा, उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, क्रिएट हो जाती है कि हम जो है इसको कैसे कलेक्ट करें। तो ये आपका है। फिर उसके बाद क्या करते हैं? उस डाटा को आप ऑर्गेनाइज करते हैं, एंड यहाँ आपके सामने लिखा गया है, मैं बार बार पढ़ने को वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ऑर्गेनाइज करते हैं। अब ऑर्गेनाइज करने के 3 तरीके आपके सामने दिए गए हैं। एडिटिंग करते हैं, उसको क्लासीफाई करते हैं, टैबुलेशन करते हैं आप। फिर जो है उस डाटा को आपका फोर्थ क्या है? प्रेजेंट करते हैं। फिर एनालिसिस करते हैं उसका, फिर इंटरप्रिटेशन करते हैं। देन आपका जो है स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन इस तरीके से बनता है। आई होप आपको स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन के बारे में समझ में आ गया होगा। अगर ये जो लिखा हुआ है कहेंगे तो हम इसको PDF के फॉर्म में भी अवेलेबल करा देंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से जाकर आप देख सकते हैं आपका लास्ट क्वेश्चन है इसमें, ये तो हमने कवर कर लिया। इसमें से 2 क्वेश्चन थे, जिसमें से ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी कवर करा लिया हुआ है। अगर आप कहेंगे तो चैनल पर आपको जो है स्टडीज के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। हाँ, स्टडीज के प्लेलिस्ट में वीडियो अपलोड है, आप देख सकते हैं।
एंड अगला है आपका इंडेक्स नंबर, जो मैंने कवर करा लिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन हम कवर नहीं करने वाले हैं। हम क्वेश्चन कवर करने वाले हैं टाइम सीरीज क्या होता है एंड इनके जो कंपोनेंट के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो टाइम सीरीज क्या होता है, ऐसी डाटा जो कि टाइम के रूप में अवेलेबल हो, मतलब डेट हो गया आपका या फिर ईयर हो गया, मंथ हो गया, तो ऐसे डाटा को टाइम सीरीज कहते हैं। ऐसे सीरीज को क्या कहते हैं, टाइम सीरीज कहते हैं। यहाँ आपके सामने एक डाटा दिया गया है कि जैसे मंथ है आपका 1/1/2018 चल रहा है, इसमें सेल्स कितना हुआ, 266 हुआ। तो यहाँ आप जो है, यहाँ आपका मंथ का कॉलम है एंड यहाँ आपका जो है सेल्स का कॉलम है। तो इस तरीके से अगर कोई भी चीज़ टाइम के रूप में प्रेजेंट होती है तो उस सीरीज को क्या कहते हैं, टाइम सीरीज कहते हैं। एक न्यूमेरिकल से आप समझते हैं। तो ये क्या है, आपका मंथ है एंड यहाँ सारे डेट दिए गए हैं, यहाँ सेल्स दिए गए हैं एंड इनको डाटा के रूप में दिखाया गया है। यही क्या होता है, आपका टाइम सीरीज होता है। तो ए सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ सम वेरिएबल ऑब्टेन्ड एट अ रेगुलर पीरियड इज कॉल्ड आपका टाइम सीरीज। कोई सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू है जो सम वेरिएबल्स के रूप में ऑब्टेन्ड है रेगुलर पीरियड टाइम के लिए, वो क्या होता है आपका। अगला पॉइंट क्या है टाइम सीरीज में, कि जब आप वेरिएबल्स का जो है स्टडी करते हैं, यहाँ लिखा गया वेरिएबल्स का स्टडी करते हैं, तो वहाँ आपको जो है उसके लिए आपको ग्राफ एंड टेबल के रूप में चीज़ें मैनर के रूप में लिखी होती हैं। तो आपको समझ में आता है कि हाँ कितने का सेल्स हुआ, कितने का जो है सेल्स नहीं हुआ। फिर उसके बाद सीरीज ऑफ डाटा पॉइंट्स एक्सटेंडेड और लिस्टेड ग्राफ्ट इन टाइम ऑर्डर, वो टाइम ऑर्डर के रूप में आपका या तो पॉइंट इंडेक्सेड हो जाता है या फिर आपका ग्राफ्ट हो जाता है। जैसे पॉइंट क्या है यहाँ, अब इस पॉइंट से आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जब जो है ये आपका डेट था, यहाँ डेट दिया गया है कि 10 तारीख को जो है सेल्स कितना पहुंच गया आपका, 350 के पास पहुंच गया। तो इससे आप जो है पॉइंट से भी चीज़ों को समझ सकते हैं टाइम सीरीज के कि कितने डेट को क्या हुआ। अब इसके कंपोनेंट के बारे में बात करते हैं। तो इसके 4 कंपोनेंट है आपका। पहला है ट्रेंड है पहला आपका, दूसरा साइकिल है आपका एंड थर्ड नंबर का जो आपका है ये है सीजनल एंड फोर्थ है आपका इर्रेगुलर। आइए इनके कंपोनेंट के बारे में समझते हैं। तो ट्रेंड क्या होता है, स्टडी ऑफ टेंडेंसी ऑफ आइदर अपवर्ड और डाउनवर्ड मोमेंट इन एवरेज और मीन वैल्यू फोरकास्ट ओवर टाइम। जैसे आपका पॉपुलेशन क्या हो गया, डेथ हो गया, बर्थ रेट हो गया, इसका जब आप ग्राफ बनाते हैं इस तरीके से ग्राफ बनेगा, यहाँ ग्राफ बनाया भी हुआ। हाँ, तो ये जो ग्राफ है आपका सही नहीं है, क्योंकि जब हम चीज़ों को बनाते हैं ट्रेंड में तो वो एक तरीके के रूप में होती है। मतलब अगर बढ़ रहा है तो बढ़ेगा ही, अगर वो जो है घट रहा है एक तरीके से तो वो घटेगा ही। ये ट्रेंड होता है आपका। जैसे पॉपुलेशन, आपको पता होगा पॉपुलेशन कभी घट नहीं रही है, पॉपुलेशन का सीरीज क्या है, बढ़ता ही जा रहा है, तो इसे ट्रेंड कहते हैं। डेथ रेट आपका क्या है, बढ़ता ही जा रहा है। बर्थ रेट क्या है, बढ़ता ही जा रहा है, ये कम नहीं हो रहा है। आप पढ़ते होंगे जो है न्यूज़पेपर वगैरह, आपको पता होगा कि पॉपुलेशन ना बढ़ रही है, ये घट रही है, बढ़ती ही जा रही है। डेथ रेट भी आपका बढ़ता ही जा रहा है, बर्थ रेट भी जो आपका बढ़ता जा रहा है। तो ये सारे सीरीज क्या होते हैं, आपके ट्रेंड में आते हैं। एंड जो है घटने के रूप में लेते हैं, किसी कंपनी का सेल है वो एक तरीके से घटता जा रहा है 10 साल से, तो उसको जो है टाइम के रूप में भी आप लिखेंगे, क्योंकि टाइम के साथ चीज़ें बढ़ रही हैं, पॉपुलेशन टाइम के साथ बढ़ रहा है, डेथ रेट टाइम के साथ बढ़ रहा है। तो ये जो होते हैं पहली बात तो टाइम सीरीज में आते हैं, एंड टाइम सीरीज के कौन से कॉम्पोनेंट में आते हैं, ट्रेंड में आते हैं। तो यही लिखा गया है, यही आपका है ऑब्जर्वेशन प्लॉट अगेंस्ट टाइम लाइन डिस्क्राइब द इंक्रीज और डिक्रीज। जब जो है लाइन इंक्रीज हो रही है तो समझ लो बढ़ रहा है, टाइम डिक्रीज हो रही है तो समझ लो घट रहा है। ये आपका ट्रेंड हो गया। साइकिल क्या होता है, एन अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट इन वेरिएबल वैल्यू अबाउट द ट्रेंड टाइम ओवर पीरियड। ऐसे साइकिल होते हैं जो 5-6 साल तक तो आपका बढ़ता है, फिर लेकिन घटने लगता है, ये 5 से 7 साल के बीच में होता है। तो ऐसे जो है ऐसे ट्रेंड को क्या कहते हैं, ऐसे कंपोनेंट को क्या कहते हैं, आप साइकिल कहते हैं। ए बिजनेस साइकिल में वेरी इन लेंथ, यूजुअली मोर देन ए ईयर बट लेस देन 5 to 7 ईयर। मतलब ऐसे सीरीज में क्या होता है कि कहीं तो बढ़ा आपका 5-6 साल में, लेकिन जाके कुछ टाइम पे घट जाता है, फिर बढ़ा फिर घट जाता है। तो ऐसे सीरीज को जो है साइकिल सीरीज के नाम से जाना जाता है। द मोमेंट थ्रो द 4 फ्रेजेस, जब घटता है, बढ़ता है या फिर इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, तो कैसे कंपोनेंट बनाए गए हैं। पहला तो पीक होता है, जो सबसे ज़्यादा बड़ा वाला हो उसको पीक या प्रॉस्पेरिटी कहते हैं आपको। दूसरा क्या है, कॉन्ट्रडिक्शन में थोड़ा घट जाता है आपका। उसके बाद रिसेशन थ्रो, जिसे रिसेशन भी कहते हैं, एंड थ्रोट क्या कहते हैं, डिप्रेशन को। मतलब जब सबसे नीचे वाला पॉइंट आपका हो वो आपका डिप्रेशन हो जाता है। एक्सपेंशन क्या होता है, जब डिप्रेशन से ऊपर बढ़ता है तो आपका एक्सपेंशन होता है। ये 4 कंपोनेंट हैं, यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। ये जो पॉइंट है आपका, ये सबसे बड़ा वाला पॉइंट है, इसको पीक या प्रॉस्पेरिटी के नाम से आता है। जो सबसे नीचे वाला पॉइंट आपका मान लीजिए ये है, तो ये जो है डिप्रेशन के रूप में जाना जाता है। तो इस तरीके से जो है आप चीज़ों को निकाल सकते हैं। साइकिल में साइकिल ट्रेंड क्या होता है, ये 5-6 साल के लिए होता है। मतलब 5-6 साल तो बढ़ा
फिर उसके बाद घटने लगता है, फिर कभी बढ़ा। तो इस तरीके से साइकिल पीरियड को दिखाते हैं आप। तीसरा आपका सीजनल, कि मतलब सीजन में पड़ता है। जैसे अभी दिवाली का महीना चल रहा था, तो दिवाली में क्या थी, चीज़ें बहुत बूम जा रही थी। जैसे सेलफोन का जो है प्राइस, सेलफोन का जो है सेल है ये बढ़ने लगता है। उसके बाद जो साइकिल्स का है, जो जो नए नए चीज़ें रख रहे हैं वो उनका बिकता जा रहा है। मिठाइयों का सेल हो गया, ये बढ़ रहा है। तो ये सीजनल होते हैं, सीजन में बढ़ते हैं फिर घट जाते हैं। तो ए स्पेशल केस इन कंपोनेंट ऑफ साइकिल टाइम सीरीज, ये क्या होता है आपका सीजनल। इसमें जो है आप डेली बेस पर बढ़ते देखते हैं, मंथली बेस पर बढ़ते देखते हैं, वीकली पे बढ़ते हैं, क्वार्टरली पे बढ़ते देखते हैं। या फिर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक एक साल में ये चीज़ें रिपीट होती हैं। ये पैटर्न जो होता है एक एक साल में रिपीट होता रहता है। हर साल में सेलफोन जो है, जो आपका फ़ोन है, इसका जो है सेल बढ़ने वाला है दिवाली में। आपको पता है ये हर साल रिपीट होता है। एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, एवरेज सेल ऑफ रिटेलर स्टोर में इंक्रीज ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फेस्टिवल सीजन। यहाँ लिखा भी है फेस्टिवल सीजन के थ्रू जो है उसका सेल्स बढ़ जाता है। तो इस तरीके से आप सीजनल को दिखा सकते हैं। एंड जो आपका अगला होता है इरेगुलर। इरेगुलर क्या होते हैं, आर रेपिड चार्जेस और ब्लीप्स in the data caused by short term and anticipated and non recurring factors। इसमें क्या होता है कि कोई सीजनल, कोई जो है साइकिल, कोई जो है कोई भी चीज़ें नहीं होती है ट्रेंड के रूप में, ना तो बढ़ती है ना तो घटती है। कभी आपका अचानक से बढ़ जाएगा, एक ही दिन में घट जाएगा, फिर उसके बाद बढ़ जाएगा, घट जाएगा, या फिर घटेगा भी फिर बढ़ेगा भी। तो इस तरीके से जो होता है इरेगुलरिटी यहाँ पर दिखने को आपको मिलती है। ये कभी कभी दिन में ही जो है इसका सेल बूम हो जाता है, दिन में ही इसका सेल घट जाता है। तो इसे ये रेगुलर कहते हैं। ये कंपोनेंट पूछा हुआ था, 4 कंपोनेंट इसके होते हैं आपका, ट्रेंड, साइकिल, जो आपका सीजनल एंड जो है इरेगुलर, 4 टाइप के होते हैं। एंड टाइम सीरीज के बारे में हमने डिस्कस कर लिया हो। तो आई होप आपको ये पेपर पैटर्न समझ में आया होगा। एंड इसके न्यूमेरिकल जो है हम अगली पार्ट में कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को बनाने में बहुत सारा मेहनत लगा हुआ होगा, आपको पता होगा कि बहुत सारा मेहनत लगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाना। एंड अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं आपसे वीडियो में, तो ले बाय बाय।